हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम। और हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, हम मिलकर पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री को और बनाते हैं अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग एग्जाम्स के लिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 9th का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, वो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये होने वाला है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। बच्चे, कई बच्चे सोचते हैं कि ये चैप्टर क्योंकि बहुत इजी है तो इसीलिए इसे बस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। लेकिन बच्चे, आने वाली क्लासेस के लिए जैसे कि 10th 11th 12th के लिए ये जो चैप्टर है ये बनाता है आपका बेस। तो इसीलिए बेस को मजबूत करना है बहुत जरूरी, इसीलिए इस चैप्टर को डिटेल में और अच्छे से प्रिपेयर करना भी हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को, जो कि है चैप्टर 1 क्लास 9th का, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 बच्चों। तो चलो जल्दी से अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे आखिर उस चैप्टर में आज हम करने क्या वाले हैं। तो क्विकली क्या देखेंगे, जल्दी से फटाफट देख लेंगे कि आज का हमारा ओवरव्यू आखिर होने क्या वाला है। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज मैटर, मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये मैटर होता क्या है। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, किस तरीके से साइंटिस्ट ने मैटर को डिवाइड किया है डिफरेंट क्लासेस में, वो हमें देखना है। फिर हम देखेंगे क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो हमारा मैटर है आखिर उसका फिजिकल नेचर है कैसा, वो देखने में आखिर लगता कैसा है, ये भी तो जानना जरूरी है बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे एक टर्म जो कि है डिफ्यूजन, हमें देखना है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में बच्चे। फिर हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब क्या, जो मैटर आपका बना है पार्टिकल्स को मिलाकर, उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती क्या है, वो भी देखना है हमारे लिए बहुत जरूरी बच्चे। फिर हम क्या देखेंगे, हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, मतलब एक मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, ये हम देखेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अब अपने लेक्चर को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, वो है व्हाट इज मैटर। अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो ये जानना तो सबसे पहले जरूरी है कि ये मैटर होता क्या है। तो बच्चे, क्या होता है मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, मतलब आपके आसपास कोई भी वो चीज जो क्या करती है, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह लेती है, और उसका है कुछ मास बच्चे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं वो है मैटर। जैसे कि अभी अगर मैं बताऊं तो जहां मैं हूं मेरे पास क्या क्या है, मेरे आसपास है ये स्टाइलस जिससे मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, ये बोर्ड भी है ना, और सामने है एक कैमरा बच्चे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कर रही हैं स्पेस ऑक्यूपाई, और इनका है कुछ ना कुछ मास बच्चे। तो इसीलिए मैं कहूंगी ये सारी चीजें हैं मैटर। ओके बच्चे, अब आप जिस रूम में बैठे हैं अपने चारों ओर देखिए, क्या देखेंगे आप, आपके आसपास होंगी बहुत सी चीजें, जैसे कि एक टेबल, एक चेयर, फैन, एसी या टीवी, है ना, बहुत सी चीजें हैं आपके आसपास। तो वो सब चीजें भी क्या हैं बच्चे, वो सब चीजें भी हैं आपकी एग्जाम्पल ऑफ मैटर,
क्योंकि वो सब चीजें भी क्या करती हैं, वो करती हैं स्पेस ऑक्यूपाई और उनका है कुछ मास। तो याद रखने वाली चीज क्या है बच्चों? याद रखने वाली चीज ये है कि आगे से जब भी कोई आपसे पूछता है मैटर क्या है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि वो क्या करता है। मैटर वो सभी चीजें हैं जो स्पेस करती हैं ऑक्यूपाई और जिनका होता है कुछ मास। बच्चे, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? उन सभी चीजों को हम कहते हैं मैटर। ओके, अब आगे देखिए, द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इट्स मेड अप ऑफ। मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी है? वो बनी है मैटर से बच्चे। It is anything that occupies space and has mass and offer resistance to applied force। मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और कुछ ना कुछ इसका होगा मास। तो बच्चे एक और चीज यहाँ देखते हैं, क्या जब हम बात करते हैं मास की, तो यानी कि कुछ ना कुछ उसके पास वजन है, वेट है, तो उसकी यूनिट हम लिखते हैं केजी में नापते हैं उसे। और जब हम बात करते हैं कोई ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो मतलब क्या होगा? जब भी कोई चीज स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चे? वॉल्यूम होगा। तो उस वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं? वॉल्यूम को करते हैं मीटर क्यूब में मेजर बच्चे। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ हमने दी हैं अलग अलग चीजें, जैसे एक बनाना है, एक फोन है, ये है एक टाइनी सा छोटू सा एटम, एक बुक है हमारे पास, ये पेन है, एक कार है, मिल्क है और एक रॉकेट भी है बच्चे। ये सभी चीजों को ध्यान से देखिए, तो ये सभी वो चीजें हैं जो करती हैं स्पेस ऑक्यूपाई और इनका है कुछ ना कुछ मास। तो ये सभी चीजें हो जाती हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है बच्चे, हमें समझ में आ गया कि आखिर मैटर होता क्या है, पर अब आगे क्या? हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस मैटर को साइंटिस्ट ने किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चे, पहले के जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर थे, उन्होंने किस तरीके से मैटर को डिवाइड किया था? उन्होंने बोला था कि ये बना है पंच तत्व को मिला के, मतलब ये बना है 5 बेसिक एलिमेंट्स से। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या थे बच्चे? वो थे हमारी अर्थ, फायर, स्काई, वाटर एंड एयर बेटा। ठीक है, तो क्या बोला एंशिएंट साइंटिस्ट ने? मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज। ओके, हमें पता है। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या आई? एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा क्या? दैट ऑल द मैटर, मैटर का हिंदी वर्ड क्या है? पदार्थ, चाहे वो हो लिविंग या वो हो नॉन लिविंग, वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट से मिलकर बना है हमारा मैटर बच्चे? 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। अब उनको क्या कहते हैं हिंदी में? पंच तत्व। वो क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, या हम हिंदी में क्या कहेंगे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दी? ये दी एंशिएंट साइंटिस्ट ने बच्चे। लेकिन जब आगे चल के हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने क्लासिफाई किया हमारे एलिमेंट्स, हमारे मैटर को डिफरेंट फॉर्म में बच्चे। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को डिवाइड किया 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे। अब हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट्स करे,
उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई करा है? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया मैटर को बच्चे? दो तरीके से क्लासिफाई किया। उन्होंने ये कहा या तो आप देखिए अपने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, या फिर आप देख लो अपने मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है बच्चे, तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया मैटर को इन टू वेज। क्या क्या थी वो? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे। ठीक है, दो तरीके से क्लासिफाई करा है, फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। On the basis of physical properties, matter is classified as solid, liquid, and gases. And on the basis of chemical properties, matter is classified as elements, compounds, and mixtures. ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या करा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में क्लासिफिकेशन करा। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें क्या आता है? एक तरीका होता है सॉलिड स्टेट, दूसरी क्लासिफिकेशन है लिक्विड स्टेट और तीसरी है गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चे, और दूसरा क्या है? दूसरा है किसके बेसिस पे बच्चे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया तो उसमें हमने मैटर को डिवाइड करा, या तो वो प्योर होगा या फिर वो होगा मिक्सचर। अगर प्योर है तो वो एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है, या फिर वो हो सकता है एक कंपाउंड जो कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलाकर साथ में बना हो, है ना बच्चों। और अगर हम बात करें एक मिक्सचर की, तो मिक्सचर या तो हो सकता है होमोजीनियस या हो सकता है हेट्रोजीनियस। तो ये क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे मैटर की क्लासिफिकेशन हो गई बच्चे। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि आखिर ये क्लासिफिकेशन और होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये क्या है? तो ये बच्चे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये हम अच्छे से पूरे डिस्कशन के साथ वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो हमारे पास क्लासेस आई हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, इस चैप्टर में हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हमने क्लासिफिकेशन देख ली, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं, आगे आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आखिर मैटर देखने में है कैसा, ये बताइए, उसका फिजिकल नेचर है कैसा। ठीक है बच्चे, तो इसके ऊपर भी क्या हुआ? इस टॉपिक के ऊपर भी आपके साइंटिस्ट हो गए दो ग्रुप्स में डिवाइड। उन्होंने दो ग्रुप्स बना लिए। आधे जो थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये कि जो हमारा मैटर है वो एक ब्रिक की तरह है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि आधे साइंटिस्ट के ग्रुप ने बोला कि आपका मैटर है कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि ये ब्रिक है बच्चे। ठीक है, और जो हाफ थे उन्होंने क्या बोला? दूसरे ग्रुप ने, दूसरे ग्रुप के साइंटिस्ट ने ये बोला कि मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं है भाई, ये है पर्टिकुलेट। पर्टिकुलेट का मतलब कि ये मैटर बना है ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिला के। ठीक है, दूसरे ग्रुप ने क्या कहा कि जो मैटर है वो है बना डिफरेंट टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बनाया गया है, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि इस सैंड के अंदर आप देख सकते हो कैसे हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन सब ने मिलकर बनाया है आपका सैंड। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने कहा कि इसी तरीके से छोटे छोटे काफी सारे पार्टिकल्स साथ में मिलकर बना देते हैं क्या? हमारे मैटर को बच्चे। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें देखना है कि आखिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है कैसा।
हमने ये देख लिया कि कई कहते हैं कि मैटर कॉन्टिन्यूअस है और कोई कहता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स को मिला के बना है। तो अब हमें पता लगाना है कि आखिर है कैसा हमारा मैटर बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब आप बोल रहे हो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी तो आपने बोला कि हमें डिसाइड करना है ना बच्चों, यही कहा मैम ने अभी। तो बच्चे आओ एक एक्टिविटी के रूप में हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा हमने क्यों कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको लेना है क्या, एक बीकर और उसमें लिया आपने सिंपली अपना वाटर यानी कि पानी बच्चे। ठीक है, आपने वाटर ले लिया, फिर आपने उसके अंदर क्या ऐड करना है, या तो 1 चम्मच शुगर या फिर सॉल्ट, दोनों में से कुछ भी ऐड कर दो। आपने ऐड कर दिया, अब उसको करो स्टेर, मतलब हिलाओ उसको जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट और वाटर का एकदम क्लियर सॉल्यूशन। अगर आप उसे जाकर किसी को दोगे, किसी को पिलाओगे, तो जब तक वो उसे पी नहीं लेता, वो उसे देखकर ये नहीं बता पाएगा कि आपने उस पानी में चीनी या नमक डाला है या नहीं डाला है ना बच्चे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बच्चे क्योंकि जो हमारा वाटर है वो है एक मैटर, और वो मैटर बना है बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलाकर। ठीक है बच्चे, और जब हमने क्या किया, जब हमने इसके अंदर ऐड करा सॉल्ट या फिर शुगर, आप कुछ भी ले लो दोनों में से। ठीक है, जब आप इसमें सॉल्ट या शुगर ऐड कर रहे हो तब क्या हो रहा है, जो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स हैं, इसे मैं रेड से दिखा रही हूं। ठीक है, तब क्या हुआ बच्चे, जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो ये गैप हैं, छोटी छोटी स्पेसेस हैं, उसके बीच में जाके बैठ जाएंगे आपके सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स। ठीक है, तो यानी कि जब हमने इस एक्टिविटी को करा तो हमें ये पता चला कि जब हमने पानी में सॉल्ट मिलाया ना तो हमारा पानी का वॉल्यूम बढ़ा, है ना बच्चे, और ना ही उसमें कोई ऐसा कलर चेंज या कोई डिफरेंस दिखा जिससे हमें ये लगे कि नहीं सॉल्ट जो है वो नीचे जाके बैठा है और पानी जो है वो ऊपर है, ऐसा भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने बीच के स्पेसेस में क्या कर दिया, सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स को ऐड कर लिया, जिससे कि वाटर लेवल जो है आपका वो रहेगा सेम। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो कैसा है, जो हमारा मैटर है वो बना है पार्टिकल्स को मिला के। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब क्योंकि हमें एक चीज पता चल गई है कि मैटर बना है पार्टिकल्स से, जैसे कि ये है एक क्यूब बच्चे। ठीक है, तो ये क्यूब कैसे बना है, ये इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बना है। ये क्यूब क्या है हमारा, ये है एक मैटर। और इस मैटर को बनाया कैसे गया है, इसको बनाया गया है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के बनाया गया है ना। इस इमेज में देखिए कितने सारे पार्टिकल्स को मिलाकर आपने इस क्यूब को बनाया है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें पता है क्या, हमें पता है ये कि मैटर बना है पार्टिकल्स को जोड़ के। ठीक है, पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो पार्टिकल्स कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। क्या हमें हमारी आंखों से ही ऐसे ही दिख जाएंगे वो पार्टिकल्स या नहीं दिख पाएंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, आखिर कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमको करना है एक एक्टिविटी परफॉर्म दोबारा से। अब हमें क्या करना है, हमने लिया 100 ml ऑफ वाटर एक बीकर में, उस बीकर में आपको डालना है क्या, आपको डालना है क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4 बच्चे। ठीक है, आपने डाला सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस्टल, छोटा सा एक क्रिस्टल पानी में, उसे आपने मिलाया तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, वो वॉयलेट या फिर पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास 100 ml। फिर आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन का लेना है 10 ml और उसको दोबारा से 100 ml वाटर के साथ मिक्स कर लेना है। फिर जो आपका सॉल्यूशन आया, सपोज मैं इसे लिख रही हूँ 1, ये 2 सॉल्यूशन आ गया, इस 2 का दोबारा लो 10 ml और उसको ऐड कर दो 100 ml वाटर में, ये थर्ड सॉल्यूशन आ गया। फिर इस थर्ड का भी आप लोगे 10 ml सॉल्यूशन और उसे ऐड कर दोगे किसमें, अगेन 100 ml ऑफ वाटर में बच्चे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे ध्यान से कि जो ये चारों सॉल्यूशन आपके पास आए हैं 1, 2, 3 और 4, इनका कलर कैसा है। तो आप ये कहोगे कि मैम चारों सॉल्यूशन का कलर ही वॉयलेट है, चारों ही कैसे हैं, पर्पल लग रहे हैं देखने में चारों के चारों सॉल्यूशंस। तो बच्चे लेकिन एक और चीज आप साथ में बताओगे, वो क्या, वो ये कि जो पहला सॉल्यूशन था ये तो था डार्क इन कलर, फिर जो सेकंड था वो हो गया थोड़ा लाइट इन कलर, और जो थर्ड था वो हो गया और लाइटर इन कलर, और जो फोर्थ था उसमें तो एकदम कलर फेड ही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी आपसे पूछे कि इस फोर्थ सॉल्यूशन का कलर क्या है, तो आप आंसर करेंगे इट इज वॉयलेट इन कलर। और अगर कोई भी आपसे पूछे इस फर्स्ट सॉल्यूशन का कलर क्या है, तब भी आप यही कहेंगे ना, इट इज वॉयलेट, राइट। तो यानी कि क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो हमने एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल, टाइनी क्रिस्टल किसका डाला था, KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का, वो इतना छोटा सा पार्टिकल ये कैपेसिटी रखता है कि वो आने वाले कितने सारे सॉल्यूशन को कलर दे सकता है बच्चे, है ना। और वो कलर कब पास ऑन होगा, जब उस पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो आगे और सॉल्यूशन में ऐड होते रहेंगे। इस चीज से, इस एक्टिविटी को करके हम क्या कंक्लूड करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि एक टाइनी छोटे क्रिस्टल के पास भी हैं मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स बच्चे। ठीक है, तभी तो वो कितने सारे सॉल्यूशंस को आगे कलर पास ऑन कर रहा है ना। तो यानी कि क्या पता चला, देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स in just one crystal of potassium permanganate। एक छोटे से क्रिस्टल में है millions particles बच्चे, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। जब वो अपने आप को तोड़ तोड़ के और छोटे पार्टिकल्स बना रहे हैं, तभी तो आगे और सॉल्यूशंस में जाके उन्हें भी कलर दे रहे हैं, भले ही वो लाइट है, क्योंकि जो पहला आपका सॉल्यूशन है उसके पास हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, इसीलिए वो डार्क कलर शो कर रहा है। लेकिन जब आगे बढ़ते रहेंगे तो जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, इसीलिए आपका कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, लाइट होता जा रहा है ना। लेकिन फिर भी देखिए कितने सारे पार्टिकल्स हैं कि वो आने वाले कितने सारे सॉल्यूशंस को कलर दे रहे हैं। यानी कि एक छोटे क्रिस्टल के पास है मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने किया ये द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब
हर एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत छोटे हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, उतने छोटे पार्टिकल्स हैं बच्चे। अब ये देखिए, ये है एक सैंड से बना हुआ कासल, यानी कि एक महल। आखिर ये महल जो है बना किससे है? सैंड से बना है, सैंड स्टोन से बना है। अब वो सैंड स्टोन जो है वो किससे बनाए गए हैं? वो सैंडस्टोन बने हैं बहुत सारे क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ के बच्चे। और ये जो क्रिस्टल्स हैं सैंड के, ये कैसे बने होंगे? ये बने हैं देखिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स को आपस में जोड़ के। तो यानी कि ये क्रिस्टल किससे बना है? एटम से बना है। और ये एटम किससे बना है? ये बना है न्यूक्लियस से। और उस न्यूक्लियस को हमने किससे बनाया? न्यूक्लियॉन से बनाया। और वो किससे बने हैं? वो बने हैं क्वार्क से। यानी कि आप इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हो कि जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, अगर आप देखो तो वो डिवाइड होती जाएंगी और वो कितने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स को साथ में मिलाकर बनाई गई हैं। इसका मतलब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर इवन स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन, हमारी सोच से भी ज्यादा छोटे हैं। तो ये तो हमने देख लिया क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दो चीजें सीखी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरी क्या सीखी हमने? दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब हमें एक चीज पढ़नी है, एक टर्म डिस्कस करनी है जो कि है डिफ्यूजन बच्चे, क्योंकि आगे चल के हम इसे यूज करेंगे चैप्टर में, इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि आखिर डिफ्यूजन होता क्या है। तो फटाफट देखिए, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with another substance due to motion of its particle is called diffusion। अब बच्चे हमने ये देख लिया कि जो मैटर है वो बना है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिला के। अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन भी तो करेंगे, वो इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे भी, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका क्या हो रहा है? दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो थे वो दोनों किससे बने हैं? वो दोनों बने हैं टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से। उन दोनों सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स जो हैं जब वो आपस में हो जाएंगे मिक्स, मतलब कर लेंगे इंटरमिक्सिंग। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये याद रखना है बच्चा कि वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आपने मिक्स करने हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगी हमारी? वो होगी हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस बच्चे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is based on the motion of particles। मतलब डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स के मोशन के ऊपर बेस्ड है। अब क्योंकि ये बताती है कि मोशन की वजह से डिफ्यूजन होता है, तो यहां से हमें एक और चीज पता चली। वो क्या? वो ये दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मतलब डिफ्यूजन ने हमें ये बता दिया कि जो मैटर बना है पार्टिकल्स से, उसके पार्टिकल्स करते रहते हैं क्या? मोशन, मतलब वो अपनी जगह से हिलते डुलते रहते हैं। डिफ्यूजन अकर इन गैसेस, सॉलिड, लिक्विड। अभी हमने पहले क्या देखा? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये कह रहे हैं डिफ्यूजन आपकी गैसेस में होती है, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। मतलब सबसे तेज डिफ्यूजन जो है वो होगी गैसेस की और सबसे स्लो होगी सॉलिड की।
The rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance by heating. This is because when the temperature of a substance is increased by heating, its particle gain kinetic energy and move more rapidly, and this increase in speed of particles of substance increases. ठीक है, अब यहाँ क्या है बच्चे, हमें ये पता चल गया आखिर डिफ्यूजन है क्या, सिंपली दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को आपस में कर दो इंटरमिक्स. ठीक है, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी डिफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है, अब हमने सेकंड क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी कि आखिर डिफ्यूजन हुआ कैसे. डिफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मोशन, मतलब एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो है उस छोटे बच्चे की तरह जो इधर उधर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, है ना बच्चे. अब देखिए उस छोटे बच्चे को जो हमारे घर में इधर उधर घूमता रहता है ना, कूदता रहता है, भागता रहता है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओहो काफी ज्यादा एनर्जी है इसके पास, तभी तो इतनी दौड़ भाग कर रहा है. उसी तरीके से बच्चे जो पार्टिकल हमारे फास्ट मोशन करते हैं, मतलब जिनका मोशन होता है बहुत ज्यादा, हम क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स के पास है बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चे, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उन पार्टिकल्स के पास है क्या, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है बच्चे. अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है पार्टिकल्स के पास. ठीक है बच्चे, अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल, आप एक बीकर में या एक ग्लास में अपने घर पे ले लो पानी यानी कि वाटर, फिर आप उसमें क्या करोगे, आप लो एक इंक और उस पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड करो. जब आप ये करोगे तब बच्चे होगा क्या, होगी आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस. वो कैसे, क्योंकि पानी था आपका एक सब्सटेंस और इंक थी आपकी दूसरी सब्सटेंस. जब आपने इन्हें एक दूसरे में मिलाया तब हुआ क्या, तब हुआ ये कि इन दोनों के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उनकी आपस में हो गई इंटरमिक्सिंग. ठीक है, उस इंटरमिक्सिंग की वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो पानी है उसमें कलर आ जाएगा. मान लो आपने रेड इंक ऐड करी है तो आपके पास एक लाल कलर के पानी का ग्लास हो जाएगा, है ना. तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आपके पार्टिकल्स ने करा डिफ्यूजन की प्रोसेस को. बच्चे यहां देखिए हमने लिया क्या, वाटर, और इसमें ऐड करी इंक. ठीक है, तो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे स्लोली आकर मिल जाएंगे किसके साथ, वाटर के पार्टिकल्स के साथ बच्चे. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, क्या क्या, वाटर और इंक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस. ठीक है, अब ये हमने देख लिया. एक बारी इस चीज को दोबारा से देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन जो है जल्दी होगा, मतलब मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस भी जल्दी होगी. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है बेटा, तो ये समझ लेते हैं. देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि डिफ्यूजन जो है ये हुआ क्यों. डिफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मोशन, क्योंकि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए होती है क्या, डिफ्यूजन की प्रोसेस. अगर पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे होते तो क्या होता, तो ये जो इंक है ये कभी पानी के साथ घुलती मिलती नहीं, है ना, वो ऊपर बैठी रहती, पानी अपना नीचे बैठा रहता. लेकिन ये दोनों अपने पार्टिकल्स को साथ में इंटरमिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब
इन दोनों के ही पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और जब भी करते हैं पार्टिकल्स या कोई भी चीज मोशन, तब हम कहते हैं कि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मैंने के ई लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट में बच्चे, ठीक है। तब हम कहते हैं क्योंकि ये पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इसके पास होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी कि आप हीट के रूप में क्या दे रहे हो, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। जैसे ही आपने बढ़ाया टेम्परेचर बच्चे, ठीक है, ये देख लेते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते ही बढ़ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी भी, यानी कि टेम्परेचर के साथ ही क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी यानी कि पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि जल्दी जल्दी इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आपके पार्टिकल्स जो हैं वो फास्ट मूव करने लगेंगे, जल्दी जल्दी मोशन करने लगेंगे, तो वो उतनी ही जल्दी मिक्स भी तो हो जाएंगे साथ में, है ना। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो करते हैं फास्ट मोशन, और बढ़ जाता है हमारा क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या बढ़ जाएगा बच्चे, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में कि अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं, सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स, वो आपस में इंटरमिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। इसका एक बच्चे हम देखते हैं डेली लाइफ में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, वो क्या है, वो ये है बच्चे कि जब भी हमारी मम्मी घर पे क्या करती है, किचन में बनाती है गर्मा गर्म खाना, ठीक है। तो क्या होता है, हम तो कमरे में आराम से बैठे होते हैं लेकिन हमें खुशबू जो है खाने की वो पहले ही आ जाती है और हम कहते हैं वाह आज तो कुछ यम्मी यम्मी बन रहा है किचन में, है ना। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ फ्रिज में या किचन में पड़ा होता है जब हमारा ठंडा ठंडा खाना, तो उसकी खुशबू तो हमारे तक नहीं पहुंच पाती बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है, इन दोनों केसेस में भी रोल है आपके डिफ्यूजन का। बच्चे जब आपकी मम्मी बनाती है गरम गरम खाना तो क्या होता है, तब जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाई और वो करते हैं जल्दी जल्दी मोशन, इधर उधर भागते रहते हैं और करते हैं डिफ्यूजन किसके साथ, हमारी जो एयर है इसके पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं और उसी तरीके से एयर के साथ ट्रैवल करते करते आप तक पहुंच जाते हैं कमरे में, तभी तो आपको खुशबू आ जाती है खाने की, है ना। पर दूसरी तरफ क्या होता है बच्चे, जब खाना ठंडा होता है तब उसके पार्टिकल्स के पास नहीं है इतनी काइनेटिक एनर्जी कि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज होके ट्रैवल कर सके, ठीक है। उस समय इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, इसीलिए ही ठंडे खाने की खुशबू हम तक नहीं पहुंच पाती, जबकि गर्म खाने की खुशबू तो झट से पहुंच जाती है ना। तो ये किस लिए होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें समझनी है एक और टर्म, वो क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो करते हैं एक जिगजैग मूवमेंट, मतलब इस तरीके से जैसे ये पार्टिकल है ये ऐसे 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 जिगजैग वे में इधर उधर घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो उसे हम क्या टर्म देते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो करी है रॉबर्ट ब्राउन ने, जिनके नाम पे ही इस मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। बच्चे क्या होता है, द zigzag movement of the small particle suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. Brownian motion increases on increasing the temperature. मतलब
अगर आप किसी भी सब्सटेंस के कितनी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐड करेंगे, कहाँ, अपने किसी लिक्विड में या फिर गैस में, तब क्या होगा, वो पार्टिकल शो करेंगे जिगजैग मूवमेंट, वो सीधा रास्ता नहीं लेंगे, वो कैसे ट्रेवल करते रहेंगे, उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। ओके बच्चे, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो पार्टिकल शो कर रहे हैं क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर हमने ये देखिए, ये रेड कलर का एक सब्सटेंस है, इसे हमने इस लिक्विड में ऐड करा जिसके पार्टिकल्स क्या हैं, व्हाइट कलर के हैं। सपोज ये व्हाइट कलर के पार्टिकल्स हैं किसी लिक्विड के, और ये रेड पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, जिन पार्टिकल्स को हमने क्या ऐड करा है, हमने इन्हें डाल दिया वाटर में सस्पेंड करा दिया। तब ये कैसा मोशन करेंगे, ये करेंगे जिगजैग मोशन, मतलब इधर उधर उल्टा सीधा कहीं भी भागते दौड़ते रहेंगे बच्चे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं क्या है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या मैम, मतलब ये बेटा कि आपने देखा कि मैटर होता क्या है और मैटर की फिजिकल नेचर क्या है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप कह रहे हैं कि मैटर पार्टिकल्स को मिला के बना है, तो अब ये भी तो देखना है कि उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ये चीज हमें किसने बता दी, ये हम पहले ही पढ़ाए, कहाँ, डिफ्यूजन में। क्योंकि जब डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ तब हमने कहा कि ऐसा पॉसिबल ही तब है अगर आपके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मतलब मोशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो फास्ट इधर उधर दौड़ना भागना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे बच्चे क्या होता है ये कि जब भी आप खेलने बाहर जाते हो और आप थक जाते हो, तो थक कर आप घर पे आते हो और आप मांगते हो एक एनर्जी ड्रिंक, हमारा सबका फेवरेट ग्लूकॉन डी, मम्मी जल्दी से एक ग्लास बना के दीजिए। और उस ग्लूकॉन डी को पीते ही क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में आ जाती है खूब सारी एनर्जी और हम वापस बाहर जाकर खेलने कूदने लग जाते हैं, है ना। तो वैसा ही सेम होता है किसके साथ, आपके पार्टिकल्स के साथ भी। जब वो पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे थके हारे इधर उधर घूम रहे होते हैं और आप क्या करते हो, आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, मतलब हीट दे देते हो, तब क्या होता है, उन पार्टिकल्स के अंदर आ जाती है खूब सारी एनर्जी। वो एनर्जी कैसी है, काइनेटिक एनर्जी है बच्चे। वो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या करते हैं आपके पार्टिकल्स, वो जल्दी जल्दी मोशन करना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहे हैं, एज द टेम्परेचर राइज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज, क्यों जल्दी जल्दी भागेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अब यहाँ देखिए बच्चे, दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वो है जो ऑलरेडी ही बता चुकी हूं मैं आपको। वो क्या, जब आप दूर बैठे होते हो लेकिन खाने की खुशबू आपको खाने की ओर खींच के ले जाती है ना बच्चे। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी तो वही होता है, क्या, डिफ्यूजन। तो यहाँ होता क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है बच्चे, जो आपके हैं क्या, पार्टिकल्स ऑफ फूड, मतलब जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स। और जब ऐसा होगा
तो वो प्रोसेस क्या है? वो है डिफ्यूजन की प्रोसेस। बच्चे ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, है ना। तो इसके थ्रू क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे एयर के साथ, और वो एयर के साथ चलते चलते हमारे पास आएंगे हमारी नाक तक। जब हमें क्या आएगी? प्यारी प्यारी खुशबू आएगी खाने की, है ना। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? ये है अगरबत्ती जो जलाते हैं ना मंदिर में। ठीक है बच्चे, एक अगरबत्ती आपने ली अपनी मंदिर में से उठा के और आप उसे सूंघोगे तो आपको अच्छी सी प्यारी सी एक खुशबू आती है ना। तो क्या करोगे आप? अब आप उसे वहीं छोड़ दो और आप थोड़ी सी दूर या दूसरे कमरे में चले जाओ। अब क्या आपको वो खुशबू आ रही है? नहीं आएगी बच्चे, है ना। अब आपको क्या करना है? वापस आइए और उस अगरबत्ती को जरा जला दीजिए। अब जला के छोड़ जाइए उसे वहां, और जब आप बाहर कमरे में जाएंगे तब क्या होगा? ये होगा कि अब आपको उस अगरबत्ती की खुशबू सिर्फ उस कमरे में नहीं बल्कि पूरे घर में आ रही होगी, है ना। तो ऐसा आखिर हुआ क्या? हुआ ये बच्चे जो हमने यहाँ अभी पढ़ा है। क्या? अगर आपने अगरबत्ती को जलाया नहीं है तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि उसके पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो ज्यादा दूर तक जा सके, है ना। मतलब एयर के साथ डिफ्यूज हो सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? जब आपने उस अगरबत्ती को जला दिया, अब क्या करा? हमने ये करा जो यहाँ लिखा गया है, मतलब हमने हीट दे के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जैसे ही हीट दे के टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे? जल्दी जल्दी भागेंगे इधर उधर। ठीक है, क्यों भागेंगे? क्योंकि हमने बढ़ा दी उनकी काइनेटिक एनर्जी को। बच्चे यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी हो रहा है आपका डिफ्यूजन। जो आपके ये अगरबत्ती के पार्टिकल्स है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये पार्टिकल्स जो हैं अगरबत्ती के, वो मिक्स हो रहे हैं किसके साथ? एयर के पार्टिकल्स के साथ बच्चे। तो यहाँ पे भी हो रहा है डिफ्यूजन। और हमने एक और चीज पढ़ी, डिफ्यूजन भी कब ज्यादा होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। तो दोनों तरीके से हमने समझ लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम चलते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे। पहली तो हमें क्लियर है बच्चे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। दूसरे पे चले, सेकंड क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो हमने पहले ही देखा। कब? जब हमने क्या करा? हमने पानी में सॉल्ट या शुगर को मिलाया था ना बच्चे। तब क्या हुआ था? तब वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स ने सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स को अपने पार्टिकल्स के बीच में बचे हुए स्पेसेस के अंदर डाल दिया था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? When we make tea, coffee, lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This show that there is enough space between particles of matter. अगर बच्चे आप क्या करो? आप अभी इसी वक्त जाओ अपने किचन में और बना लो एक यम्मी यम्मी मजेदार सा नींबू पानी। क्यों? पीने के लिए नहीं बच्चे, कुछ देखने के लिए, केमिस्ट्री को ऑब्जर्व करने के लिए। तो क्या करना है? आप जाइए, एक ग्लास में पानी लीजिए। अब आप उसमें डालेंगे सॉल्ट, शुगर, लेमन, है ना, और उसे मिक्स करेंगे तो आपका मजेदार नींबू पानी तो बन जाएगा। लेकिन एक चीज जो हमें वहां देखनी है वो ये कि जितना हमारा वाटर लेवल पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। मतलब ग्लास में जब हमने पानी लिया और इसमें डाल दिया क्या? सॉल्ट या शुगर और लेमन, नींबू पानी जो बनाना है, तब क्या हुआ बच्चे? जो ये लेवल ऑफ वाटर था, ये इतनी सारी चीजें डालने के बाद भी रहा क्या? सेम। ठीक है, पानी ग्लास में से बाहर तो नहीं निकलने लग जाता, है ना। पानी का जो लेवल है वो रहता है सेम। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जरूर जो हमारा पानी है उसके जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस रही होगी, तभी तो उसने सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स को
उन स्पेसेस के अंदर फिट कर लिया, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ देखिए, अगर आपने लिया वाटर, जिसके मैंने दिखाए हैं क्या, ये ब्लू है पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे, और ये आपने ले लिया मानो शुगर। अब आप क्या कर रहे हो, शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है बच्चे, ये देखिए, जो लेवल ऑफ वाटर है वो सेम रहेगा, राइज नहीं करेगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इन स्पेसेस में, खाली जगहों को भर रहे हैं। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं उसमें जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, तभी वाटर लेवल राइज नहीं करता, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और दूसरी चीज कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स के बीच में होती है कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं आपकी क्लास में, ठीक है, कीकली खेलते हैं ना, हम ऐसे हाथ पकड़ के, तो वो खेल रहे हैं, तो अगर उन दोनों ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है दोनों ने, अब आप तीसरे बच्चे चले गए, आपने कहा मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कर दिया आपको साफ साफ मना कि नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम जाओ किसी और को ढूंढो। तब क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आप कोशिश करोगे उनके बीच में घुसने की, तो आप क्या करोगे, उनके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करोगे, है ना। पर बच्चे वो कब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके बीच का जो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बना रहेगा। जैसे कि अगर दो कमजोर बच्चे हैं तो हो सकता है उनका हाथ जल्दी छूट जाए, लेकिन अगर दो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं तो वो काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रखेंगे, है ना। इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में भी होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े रखते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे एक आयरन बॉल। आयरन बॉल कितनी भारी होती है ना। अब आप उस आयरन बॉल को क्या करो, आप उसे अपने हाथ से तोड़ने की, खींचने की कोशिश करिए। क्या ऐसा कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे बच्चे। फिर क्या करो, फिर आप ले लो हैमर, ठीक है, एक हैमर लो और उससे उसे पीट पीट के तोड़ने की कोशिश करो, तब भी शायद वो टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा, पता नहीं, ठीक है। तब भी वो आयरन बॉल वैसे का वैसे ही डटा हुआ है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, इससे बच्चे हमें ये पता चला, जो है आयरन, ये क्या है, ये है एक मैटर, है ना। ये किससे बना है, ये बना था पार्टिकल्स को मिला के, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या पता चला कि जो ये आयरन के पार्टिकल्स है ना, इनमें आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार है, तभी तो एक दूसरे का हाथ छोड़ ही नहीं रहे, हैमर से तक नहीं टूटा ये आयरन बॉल। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो अट्रैक्शन है इस आयरन के पार्टिकल्स में वो है बहुत हाई बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, हाई है आयरन बॉल के पार्टिकल्स में, ठीक है। अब दूसरी तरफ ले लो एक चौक। जब आप एक चौक लोगे तो उसके लिए तो यहाँ ये हैमर से तोड़ रहे हैं, पर जैसा कि आप जानते होंगे, कितनी बारी आपने तोड़ी होगी, एक चौक तो हमारे हाथ से ही टूट जाती है ना। तो यानी कि आप क्या कहोगे, जो वो चौक है वो भी तो एक मैटर है, जो किससे बना है, वो भी तो बना है पार्टिकल्स से बच्चे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में, यानी कि जो चौक है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो है लो, या फिर क्या कहोगे, वो है वीक। मतलब चौक के पार्टिकल्स जो हैं
वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ सके, जबकि आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो कस के पकड़े हुए हैं एक दूसरे का हाथ, है ना। तो ये हमने देखा क्या कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उन पार्टिकल्स के बीच में होता है क्या, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे बच्चे अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर पे। अब हमें पढ़ना है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होती हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिवाइडेड है 3 पोर्शन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। यहाँ हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, हमने वाटर यानी कि H2O का एग्जाम्पल लिया है, जो कि क्या किस स्टेट में प्रेजेंट है, तीनों स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे कि सॉलिड आइस, जैसे कि लिक्विड वाटर और जैसे कि स्टीम या फिर वेपर्स ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे, तीनों फॉर्म में है। तो ये होती है हमारी क्या, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो मोस्टली अगर हम किसी से भी ये क्वेश्चन करते हैं कि फिजिकल स्टेट के टाइप्स क्या हैं, तो हर कोई हमें एक ही आंसर देता है 3। लेकिन बच्चे असल में हमारे फिजिकल स्टेट कितने टाइप्स की होती हैं, 5 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बच्चे कितनी होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बच्चा ठीक है, तो आगे से क्या याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई आगे से पूछे हाउ मेनी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट, तो आपने हमेशा एक ही आंसर करना है, क्या, 5, ना कि 3 बच्चे। ठीक है, हमेशा क्या आंसर करना है कि हमारी होती हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी के चैप्टर का पोर्शन देखेंगे बच्चे। ओके, और आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी भी लेक्चर के हमारे नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप जाएंगे हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे।